नमस्कार दोस्तों, हमारी हिस्ट्री सीरीज चल रही थी और हिस्ट्री सीरीज में हमने क्या है 2 यूनिट को कवर कर लिया है। यूनिट 1 जो कि पाषाण युग स्टोन एज हमने कवर किया। देन इसके बाद हमने IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पूरा कर लिया है। आज से हम क्या है यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी वैदिक एज वैदिक सभ्यता होगी। तो आज का डिस्कशन से पहले एक बार हम क्या है इसका पार्ट्स देख लेते हैं कि इसको हमने कितने पार्ट्स में सब टॉपिक्स में कैटेगराइज किया है। तो इसको हम बेसिकली क्या है 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे इस यूनिट को। पहले लेक्चर में क्या है हम जनरल इंफॉर्मेशन ऑन वैदिक एज, जो सामान्य जानकारियां हैं वैदिक सभ्यता के बारे में वो कवर करेंगे, और प्लस पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड बेसिकली क्या है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ये अभी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। राजनीति कैसी थी इसमें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में। तो आज के लेक्चर में ये होगा। देन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड और सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन इसके बाद वैदिक रिलीजन वैदिक लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट है वैदिक लिटरेचर, क्योंकि इससे ही पता लगता है कि वैदिक पीरियड कैसा था। वैदिक लिटरेचर में हम 4 वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अदर कंपोजिशन लाइक पुराण पढ़ेंगे, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग और वेदांगा, ये सब पढ़ेंगे हम डिटेल में। 4 वेद, पुराण, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांत, वेदांग, ये सब पढ़ेंगे हम। ये हम पढ़ेंगे इसके तीसरे लेक्चर में इस यूनिट के। तो 3 लेक्चर में बेसिकली ये यूनिट कवर हो जाएगी। तो चलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन ऑन वैदिक एज की तरफ। तो अगर सामान्य जानकारी की बात की जाए, वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड माना जाता है 1500 BC से 600 BC तक। BC बोले तो ईसा पूर्व। तो इसका टाइम पीरियड याद रखना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का था 2500 से 1600 BC तक। तो देन इसके बाद ही क्या है वैदिक पीरियड या वैदिक एज हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो वैदिक एज को बेसिकली हमने 2 पार्ट में कवर के 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। जो कि अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC तक, और लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC तक, मीन्स ईसा पूर्व तक। अर्ली वैदिक एज के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? ऋग्वेद से मिलते हैं। ये हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद से क्या है हमें अर्ली वैदिक एज के बारे में पता लगता है, और लेटर वैदिक एज का पता हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो बाकी कंपोजिशन से लाइक उपनिषद, पुराण वगैरह, इनसे पता लगता है। तो वैदिक एज की बात की जाए तो अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड हमने बताया जो कि 1500 से 1000 BC था, और लेटर वैदिक का 1000 से 600 BC था। तो जो अर्ली वैदिक है इसको हम क्या है सप्त सिंधवा रीजन भी बोलते हैं, सप्त सिंधवा रीजन। इसको क्यों बोलते हैं? सप्त का मीन्स होता है 7। इसको सप्त सिंधव रीजन, सप्त सिंधव, सिंधव का मतलब है सिंध नदी, इंडस रिवर, और 7 यहाँ पर जो इंडस है, इंडस प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं 5 ट्रिब्यूटरी और प्लस सरस्वती रिवर, इन सबको मिलाकर क्या है सप्त सिंधवा रीजन, सप्त सिंधव रीजन बनता है। इंडस और 5 उसकी ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? सतलज, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब, झेलम। तो इन सबको मिला के क्या है सप्त सिंधवा रीजन बनता है। गंगा और यमुना का भी मेंशन है कहाँ पर? अर्ली वैदिक में, लेकिन समुद्र का कोई जिक्र नहीं किया गया। कहाँ पर? अर्ली वैदिक में। लेटर वैदिक का फिर क्या हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की खोज तो थी ही वैदिक पीरियड में, तो आयरन और प्लस हॉर्स की हेल्प से, हॉर्स से क्या है वो
एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, और आयरन से क्या है वो जंगल काट काट के क्या है उन्होंने अपना एरिया बढ़ा दिया, और वो क्या है बिहार तक पहुंच गए। बिहार, ईस्ट यूपी और बिहार तक उन्होंने इस अपने जो रीजन है उसको फैला लिया था। तो वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन तक वो आ गए थे, मूव किए वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट यूपी, बिहार और बंगाल तक, इवन बंगाल तक भी चले गए थे। और उनको क्या है समुद्र का ज्ञान हो गया था, जो लेटर वैदिक पीरियड की बात है, उत्तर वैदिक पीरियड की उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी का भी जिक्र किया गया है और विंध्यन माउंटेन्स का भी जिक्र किया गया है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार हम क्या है ये सातों रिवर देख लेते हैं, इनके नाम क्या क्या थे। तो इंडस है, ये मोस्टली मेंशन्ड रिवर थी। सतलज जिसको सुदूतरी भी बोलते हैं, ब्यास जिसको विप्सा नदी बोलते हैं, और रावी जिसको परूषणी नदी भी बोला है। यहाँ पर क्या है युद्ध हुआ था किसके बीच में, युद्ध हुआ था, इस युद्ध को बोलते हैं दसराज युद्ध। दसराज युद्ध किसके बीच में हुआ, ये सुदास और 10 ट्राइब के बीच में हुआ था। सुदास, नेक्स्ट उस पर स्लाइड पे दिखा देते हैं। देखिए जो परूषणी नदी पर हुआ था वो एक तरफ थे सुदास और एक तरफ थे वर्सेस, एक तरफ थे 10 जन मतलब 10 ट्राइब थी इधर। तो इनके बीच में हुआ 10 ट्राइब्स और सुदास। तो विजयी कौन रहा है, सुदास जीते। और कहाँ पर हुआ है, परूषणी नदी के किनारे। परूषणी बोले तो रावी नदी के किनारे। चेनाब जिसको आस्कनी भी बोला है, और झेलम जिसको वितस्ता बोला है। वितस्ता का युद्ध जो कि किसके बीच में हुआ, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ये जब हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन तो तब बताएंगे। सरस्वती ये होलीएस्ट रिवर, पवित्र नदी मानी गई है किसकी, अर्ली वैदिक पीरियड की। गंगा यमुना का भी जिक्र किया गया है यहाँ पर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो आर्यन कैसे आए इंडिया में, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग मत हैं जो हिस्टोरियंस हैं। वो थ्योरीज क्या है, किसी ने बोला है कि वो कहाँ से आए हैं, मिडिल एशिया से आए हैं, किसी ने बोला है वो यूरोप से आए हैं, किसी ने आर्कटिक रीजन से बोला है, किसी ने बोला है वो इंडिया के ही थे जो आर्यन लोग थे। तो 1500 आसपास का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर क्या है वैदिक सभ्यता को जन्म दिया गया है। अब देखते हैं थ्योरी किस किस ने कैसे दी, कहाँ कहाँ से आए आर्यंस उसके बारे में। तो आर्यंस को लेकर भारत में जो बसे हैं अलग अलग सिद्धांत, जो यूरोपियन सिद्धांत है वो किसने दिया, विलियम जोन्स और मॉर्गन ने। उन्होंने बोला है जो आर्यन लोग थे वो कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं। और जो मध्य एशिया का सिद्धांत है मिडिल ईस्ट का, वो किसने, मैक्स मूलर ने दिया है। उन्होंने बोला है कि ये मिडिल एशिया से आए हैं, जो आर्यन लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, जो 5 देश है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस वाले एरिया से आए हैं, मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक ने बोला है वो आर्कटिक रीजन से आए हैं, बीजी तिलक ने। और तिब्बत सिद्धांत क्या है, दयानंद सरस्वती ने दिया है। उन्होंने बोला है कि ये तिब्बत वाले एरिया से आए थे आर्यन। और जो भारतीय सिद्धांत है आर बी पांडे, एसी दास और एल डी काला ने बोला है कि ये आर्यन लोग भारत के ही थे। तो ये 5 थ्योरीज हैं, देख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इंग्लिश वालों के लिए ये वही नाम है, नाम कोई बदले नहीं है। यूरोपियन थ्योरी जो विलियम जोन्स और गिल्स मॉर्गन ने दी, सेंट्रल एशियन थ्योरी मैक्स मूलर ने, आर्कटिक रीजन थ्योरी बाल गंगाधर तिलक ने, और जो तिब्बत थ्योरी है दयानंद सरस्वती, और इंडियन थ्योरी आर बी पांडे, एसी दास और एल डी काला ने दी है। तो अगर बात की जाए बेसिकली तो जो वैदिक सभ्यता है हमारी, तो वो कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है, रूरल सोसाइटी है। जो हमने इंडस वैली पढ़ी थी वो कैसी थी, अर्बन थी, अर्बन सभ्यता थी। लेकिन जो हमारी वैदिक है वो क्या है, रूरल है, ग्रामीण सभ्यता है। अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा यहाँ की कैसी है, संस्कृत भाषा का प्रचलन ज़्यादा हुआ है। कहाँ पर, वैदिक सभ्यता में। समाज पितृ प्रधान था, क्योंकि कोई भी जो फैमिली थी उसका जो हेड था, फैमिली को कुल बोला जाता था, और इसका जो हेड था उसको कुलप बोला जाता। मेनली कौन होता था, जो पिता होता था फैमिली का, वही क्या है, हेड होता था उस फैमिली का, कुल का जो फैमिली थी उसका, उसको कुलप बोलते थे। यहाँ पर क्या है, लोहे की खोज हो गई, और लोहे की खोज से इन्होंने अपना जो टेरिटरी थी वो बढ़ा ली थी। जो एरिया था
इवन वो कहाँ तक, बंगाल तक भी चले गए थे जंगल साफ करते करते। वेस्ट यूपी आए, वेस्ट यूपी से बिहार वाले एरिया में, देन बंगाल वाले एरिया में भी आए। जो आर्यन थे मेनली क्या थे, पेस्टोरल थे, चरवाह थे, लेकिन उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है, वो कृषि भी करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे। और उनका प्रिय पशु क्या था, यहाँ पर प्रिय पशु उनका घोड़ा था, क्योंकि घोड़े की हेल्प से वो ट्रैवल करते थे। एक जगह से दूसरी जगह अगर उनको ट्रैवल करना था तो किसकी हेल्प से जाते थे, घोड़े से, और युद्ध भी लड़ते थे घोड़े की ही हेल्प से। तो उनको युद्ध करना पसंद था। युद्ध किससे करते थे वो, जो युद्ध बेसिकली यहाँ पर जो अर्ली वैदिक में उसमें होता था, अर्ली वैदिक पीरियड में वो गाय के लिए किया जाता था युद्ध। लेकिन जब लेटर वैदिक आया, जो उत्तर वैदिक काल है, वहाँ पर फिर वो पावर के लिए करने लगे, गाय के लिए नहीं, अब पावर के लिए, प्रेस्टिजियस के लिए युद्ध करने लगे। युद्ध मेनली तलवार की हेल्प से करते थे। तो यहाँ पर जो वैदिक पीरियड है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम इसमें क्या है, मेनली जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, 4 वर्ण में डिवाइडेड था। तो ये कौन से मंडल में, ये जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में ये कौन से मंडल में, 10वें मंडल में है, जो चतुर्वर्ण का सिस्टम है। यहाँ पर क्या है, चतुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का डिवाइड किया है, 4 वर्ण में किया है। तो जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था, ऋग्वेदिक काल, उसमें ये विभाजन क्या है, व्यवसाय के बेस पर था, व्यवसाय के बेस पर कि वो क्या व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये आते आते किस पर, जन्म के आधार पर कर दिया था, जो कि आज तक भी देखने को मिलता है। तो जन्म के आधार पर कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में। जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब क्या है, व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे कि अगर एक क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय ही होगा। लेकिन ऋग्वेदिक में ऐसा नहीं है, ऋग्वेदिक में काम के बेस पर था। कोई सोने का काम कर रहा है तो उसको सुनार बोल देते थे। लेकिन बाद में आते आते ये क्या है, फिर जन्म के आधार पर कर दी गई वर्ण व्यवस्था। तो इसका मंडल याद रखना, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में है ये। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ेंगे हम, ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, और देन हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो पहले हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, जो उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। देखिए कोई ट्राइब है, अगर ट्राइब है मीन्स इसको कबीला बोलो, तो उसका जो हेड होता था, मीन्स कबीला है ये एक पूरा, तो इसमें क्या है, एक हेड होता था जो इसको लीड करता था। लीड मतलब उस सबसे आगे रहता था। तो वो कौन था, किंग था, मतलब राजा होता था। तो जो हेड कौन था, लीड करता था, वो राजा करता था। और इस राजा को क्या बोला जाता था, गोप जनस्य बोला जाता था, गोप जनस्य बोला जाता था, गोप जनस्य। तो ये क्या है, राजा को असिस्ट करते थे। राजा के जो मंत्रिमंडल थे, राज्याधिकारी भी होते थे। राज्याधिकारियों में फेमस कौन कौन थे, राज्याधिकारियों में क्या है, पुरोहित होते थे, पुरोहित मीन्स प्रीस्ट होते थे। सेनानी होते थे, सेनानी जो लीडर होता था आर्मी का, लीडर ऑफ एन आर्मी, ये सेना का क्या है, लीडर होता था। और ग्रामीणी होते थे, ग्रामीणी ये सेनानी, हिंदी वालों के लिए है, लिख दिया है सेनानी। ग्रामीणी जो कि ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था, हेड ऑफ द विलेज, गांव का मुखिया। तो ये क्या है, राज्याधिकारी होते थे। और जो राजा है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा क्या है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व करता था। अब अगर आपसे पूछा जाए कबीले का नेतृत्व, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा था,
आखिर ये युद्ध हो क्यों रहे थे, युद्ध क्यों करते थे, कोई तो वजह होगी। क्या वजह थी? मेनली जो इसमें जो पहला हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है, इसमें युद्ध किसके लिए होते थे? गाय के लिए होते थे। वॉर फॉर काउ और सर्च फॉर काउ। सर्च क्यों? देखिए क्या होता था, जो युद्ध होता था मेनली किसके बीच में होता था? जो आर्यंस थे वो दो तरह से युद्ध करते थे। एक तो खुद के लोगों से, बिटवीन देमसेल्व्स, खुद से, मतलब आर्यन के बीच में हो रहा था। और किसके साथ करते थे? प्री आर्यन जो थे, प्री आर्यंस, इनको क्या है? पणी बोला गया है, पणी। जो प्री आर्यन थे, पणी, इनसे ये क्या करते थे? ऐसा लिखा गया है कि जो आर्यन लोगों की गाय होती थी वो कौन है? चोरी कर लेते थे पणी लोग। पणी लोग चोरी करते थे, तो फिर ये क्या है? आर्यन अपनी गाय को ढूंढते थे, सर्च फॉर गाय। और फिर जो आर्यन लोग थे वो युद्ध करते थे किससे? पणी लोगों से। और एक युद्ध खुद के आपस में आर्यन और आर्यन के बीच में ही होता था, क्योंकि गाय को क्या है, गाय एक वेल्थ की तरह काम करती थी। जैसे आजकल करेंसी करते, पैसा करता है, ऐसे उस टाइम पर गाय होती। जिसके पास ज़्यादा गाय वो ज़्यादा अमीर, जिसके पास ज़्यादा गाय वो ज़्यादा अमीर। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाय इकट्ठी करते थे, जिससे क्या है वो अमीर होते थे उस टाइम पे आर्यन लोग। तो इतना समझ आया होगा। और जो युद्ध गाय के लिए होता था उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। युद्ध जो गाय के लिए होता था उसको गविष्टि नाम दिया गया है, ठीक है, ये नाम याद रखना, गविष्टि। ये युद्ध के लिए शब्द यूज किया गया है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली जो हेड कौन था ट्राइब का? राजा होता था। राजा को गोपजनस्य बोलते थे। और राजा की रानी भी होती थी। देखिए ये बहुत कम बुक में लिखा गया है। जो क्वीन होती थी राजा की, उसको क्या है? महिषी बोला जाता था, महिषी, महिषी। तो राजा को गोपजनस्य और रानी जो होती थी उसको महिषी बोला जाता था। राजा क्या नेतृत्व करता था युद्ध का? उसके जो राज्याधिकारियों में पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ये सब होते थे। युद्ध किस लिए होता था? गाय के लिए होता था मेनली। आर्यन खुद से करते थे और प्री आर्यन जो पणी लोग थे उनसे करते थे युद्ध। और जो युद्ध होता था गाय के लिए उसको नाम दिया गया है गविष्टि। अब जो राजा था, राजा उसको सलाह देने के लिए क्या था? दो संस्थाएं थी। सलाह देने के लिए दो संस्थाएं थी। एक थी सभा और एक थी समिति। सभा जो थी वो किसकी थी? वो असेंबली थी किसकी? नोबल लोगों की, असेंबली फॉर नोबल्स। मीन्स ये किसके लिए थी? जो श्रेष्ठ और संभ्रांत श्रेष्ठ लोग थे, ये उनकी संस्था थी। श्रेष्ठ लोगों के लिए संस्था, उसको नाम दिया गया है क्या? सभा। और जो समिति थी ये किसके लिए थी? ये कॉमन लोगों के लिए थी, समिति। असेंबली फॉर कॉमन्स, ये सबके लिए थी, आम लोगों के लिए भी। मीन जो सामान्य जनता थी ये इसका प्रतिनिधित्व करती थी। तो राजा के पास दो संस्थाएं थी जो उसको क्या है? सलाह देती थी। नाम क्या है? सभा और समिति। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी प्री में, वहाँ स्टेटमेंट दे दी जाती है और वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सभा और समिति क्या है। सभा असेंबली फॉर नोबल्स मीन श्रेष्ठ लोगों के लिए संस्था थी, और समिति क्या है? असेंबली फॉर कॉमन, सामान्य लोगों के लिए थी। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे डिवाइडेड था? जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो कैसे डिवाइडेड थी? प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो क्या था? ये डिवाइडेड थी कैसे?
पहले छोटे लेवल पे कुल था, फिर क्या था, फिर ग्राम था, कुल ग्राम, देन क्या था, विश्व था, और फिर क्या था, जन था। उसके बाद राष्ट्रीय भी था, लेकिन यहाँ हम डॉट डॉट करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय शब्द का यूज हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ऋग्वैदिक काल में नहीं है। ये कहाँ पर है, उत्तर वैदिक काल में। तो कुल ग्राम विश्व जन, ये कहाँ तक था, जो ऋग्वैदिक काल है हमारा वहाँ पर, और राष्ट्रीय शब्द जो है ये कहाँ पर है, इसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में। जो कुल होता था ये क्या था, फैमिली थी, इसको कुल, इसका हेड कौन होता था, कुलप होता था, मेनली मेन जो फादर होता था फैमिली का, मुखिया वो वही होता था, उसको क्या है, कुलप बोला गया है। और देन इसके बाद ग्राम आया, ग्राम, इसका हेड कौन है, ग्रामीणी, ग्रामीणी। देन इसके बाद क्या है, विष है, विष का हेड कौन, विषपति। और जो जन था जिसको ट्राइब बोला गया है, ट्राइब, तो इसका हेड कौन होता था, राजन होता था। ये क्या है, राजन, चीफ ऑफ ट्राइब होता था, मीन्स राजा होता था, जिसको हमने बताया गोपजनस्य भी बोलते हैं। तो इतना क्लियर हुआ होगा। तो कुल ग्राम विश्व जन ये क्रम था, देन इसके बाद राष्ट्रीय आया। तो ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। तो जो राजा था वो क्या है, उसके पास मतलब और भी लोग थे जो उसके, हमने क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में और भी लोग थे। वो कौन कौन थे, जैसे वाजपति था, वाजपति कौन है, जो गोचर भूमि, गोचर भूमि बोले तो जो पैस्चर लैंड थी उसका हेड होता था, कंट्रोल करता था, पैस्चर लैंड का कंट्रोल, उसको बोला गया है वाजपति। गोचर भूमि, पैस्चर लैंड को बोलते हैं गोचर भूमि, गोचर भूमि का अधिकारी। कुलप हमने बताया, कुलप क्या है, हेड ऑफ फैमिली होता था, हेड ऑफ फैमिली, परिवार का मुखिया या कुल का मुखिया, उसको कुलप बोला गया है। देन इसके बाद ग्रामीणी, ये भी हमने बताया, ग्रामीणी कौन है, हेड ऑफ विलेज, हेड ऑफ विलेज मतलब गांव का मुखिया, वो ग्रामीणी था। स्पष्ट, ये एक तरह से क्या है, दूत होते थे। स्पष्ट क्या है, जासूस होते थे, जासूस। ये जासूस का मतलब है कि ये क्या करते थे, जो आम जनता थी, आम जनता उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखते थे। कौन, स्पष्ट जासूस होते थे। तो ये थे राजा की सेना में। तो यहाँ तक हमने क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली वैदिक पढ़ा। अब चलते हैं किसकी तरफ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड की तरफ। तो अब अर्ली वैदिक में क्या था, राजा हेड था, उसके पास सेनापति, पुरोहित ये सब होते थे, कुलप, सॉरी कुलप नहीं था, ग्रामीणी ये सब थे। और सभा समिति थी राजा को सलाह देने के लिए। महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती थी सभा और समिति में। देन इसके बाद क्या हुआ, अब क्या है, सभा और समिति को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। सभा और समिति को जो इसकी वैल्यू थी वो क्या है, डिक्लाइन होने लगी, मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई सभा और समिति की। देखने को तो मिलती थी लेकिन इसकी जो वैल्यू थी जो अर्ली वैदिक में वो ज़्यादा थी, यहाँ पर बहुत कम हो गई, डिक्लाइन हो गई इसकी वैल्यू। अब क्या है, मोनार्चियल सिस्टम आ गया, डिवाइन मोनार्चियल, मोनार्चियल सिस्टम, एक तरह से राजतांत्रिक व्यवस्था आ गई। अब राजा की पावर क्या है, जो राजा था इसकी पावर अब बढ़ गई। पहले क्या था, राजा चुना जाता था, ठीक है, पहले डेमोक्रेसी थी, चुना जाता था, लेकिन अब क्या है, राजा की पावर बढ़ गई। अब इस टाइम पीरियड में जो लेटर वैदिक है, यहाँ पर यज्ञ होने लगे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तो यज्ञ होने लगे।
अब यहाँ पर क्या है, इस वाले टाइम पीरियड में गाय के लिए युद्ध नहीं होता था। पहले क्या था, अर्ली वैदिक में गाय के लिए युद्ध होता था। अब गाय के लिए ना होकर किसके लिए होने लगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। टेरिटोरियल एक्सपेंशन वो क्या है, अब एरिया बढ़ा रहे थे। अगर राजा के पास ये इतना एरिया है, अब राजा क्या करता था, इसको बढ़ाता था अपने एरिया को, मीन्स आसपास का जो एरिया है इसको अपने कब्जे में ले लेता था। तो अब युद्ध गाय के लिए न होकर किसके लिए हो रहे थे, अब हो रहे थे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। तो जो जन था, जन अब कन्वर्ट हो गया किस में, जनपद में। जन कन्वर्ट हो गया किस में, जनपद। जो हम आगे 16 महाजनपद पढ़ेंगे, यहीं से नाम दिया गया है। जो जन है वो कन्वर्ट हो गया जनपद में। और जो राष्ट्रीय टर्म है, राष्ट्रीय टर्म का पहली बार यूज कहाँ हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में जो अभी हमने चार्ट बनाया था कुल ग्राम विश जन राष्ट्रीय वाला, तो राष्ट्रीय टर्म का यूज पहली बार कहाँ हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में। अब जो महिलाओं की स्थिति थी वो कमजोर हो गई, वुमेन महिलाओं की स्थिति यहाँ पर कमजोर हो गई। पहले क्या है, फेमस जो अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति में औरतें भी भाग ले सकती थी। उस टाइम पे क्या है, कुछ नाम हैं जो जैसे लोपामुद्रा और अपाला, ये सब थी अर्ली वैदिक पीरियड में। अब क्या है, महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हो गई, डिक्लाइन होने लगी। अब ये सभा और समिति में कहीं भी भाग नहीं ले सकती थी, ना ही सभा में ना ही समिति में। इस पीरियड में क्या है, जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था पहले क्या थी, वो किस बेस पर थी, जो व्यवसाय था उसके बेस पर थी, व्यवसाय। अब क्या है, ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई, व्यवसाय के आधार पर ना होकर किस पर, जन्म के आधार पर हो गई, किस में, लेटर वैदिक पीरियड में। अब क्या है, राजा द्वारा यहाँ पर टैक्स भी इकट्ठा किया जाने लगा। राजा के द्वारा क्या है, टैक्स इकट्ठा किया जाने लगा। और जो टैक्स इकट्ठा किया जाता था, रेवेन्यू, इसको हिंदी में बोले तो कर इकट्ठा किया जाता था। और इस कर का नाम था क्या, संग्रहिटी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट। तो राजा क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन जो टैक्स करता था रेवेन्यू के लिए, उसका नाम था जो टैक्स का, संग्रहिटी टैक्स। अब तक क्या है, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, ना ही अर्ली वैदिक पीरियड में ना ही इस पीरियड में। क्या है कि आप अगर युद्ध करना है राजा को, तो वो आस पड़ोस से क्या है, बुलाता था सेना को, मतलब लोगों को कि हमारी सेना में इतने टाइम के लिए इकट्ठे जाओ। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, बदले में कुछ दे दिया तो और आपको हमारे साथ इस युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, देन चले जाते थे। जैसे ही राजा को युद्ध की ज़रूरत होती थी तो फिर बुला लेते थे, कुछ चीज़ें देकर या कुछ ज़मीन देकर या फिर कुछ गाय वगैरह या कुछ और जो भी चीज़ें थी वो देकर, करेंसी वगैरह देकर। तो स्टैंडिंग आर्मी यहाँ भी नहीं थी, ना ही अर्ली वैदिक में और ना ही इस वाले पीरियड में। तो आज हमने क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी, जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वैदिक पीरियड। और हमने इसके बाद क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पढ़े, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स अर्ली वैदिक पीरियड के और लेटर वैदिक पीरियड के। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। देन इसके बाद अगले लेक्चर में हम रिलीजन और लिटरेचर पढ़ेंगे। तो अगले 2 लेक्चर में हम इस यूनिट को भी कवर कर लेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, चैनल को क्या है, आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।